ये टॉपिक है स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज। ठीक है ना। अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज है, ठीक है, ये असल में डिफरेंट एटम के डिफरेंट यानी कि ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन की रेडिएशन की स्टडी है। सही मानों में जो बिल्कुल मैंने पहली बात की थी, कौन सी पहली बात की थी, याद करो, स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन, वो आपको यहां नजर आता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो डेफिनेशन थी वो यहां आपको 100% नजर आएगा कि आप यहां पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस है आप उसको पढ़ रहे होंगे। अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसके सीरीज कितने हैं, इन सबको अभी हम डिटेल में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्पेक्ट्रल लाइन, तो स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज के लिए ये देखें। अच्छा देखो, ये पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, मैंने सिर्फ 3 ऑर्बिट तक दिखाया कि दूसरे के बाद ये आ जाता है। अच्छा इसमें ये होता है क्या है, ये डायग्राम आप लोगों को जरूरत नहीं होती, लेकिन ये समझ लो कि एक ट्रेडिशन है, इसकी पहचान है। अगर इस टॉपिक को इस डायग्राम के बगैर आप ना देखें तो मजा नहीं आता, और टीचर ना पढ़ाए तो मजा नहीं आता, तो इसलिए डायग्राम बताना पड़ता है। अच्छा, ये ट्रांजिशन दिखाया जा रहा है पहले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का, कि मानो ये पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन में देखा है बेटा, दूसरे में चला गया, इसने वापस पलट के दूसरे में आना है, पहले में आना है, तीसरे तक चला गया, एनर्जी मिलती रही तो वापस पलट के पहले में ही आना है, चौथे में चला गया इन्फानाइट तक, इस तरह बहुत सारे ये लाइंस बन जाते हैं। अच्छा, इसी तरह सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन को देखो कि अगर सेकेंड ऑर्बिट यानी इलेक्ट्रॉन असल में है सेकेंड ऑर्बिट का, एनर्जी मिलने पे वो थर्ड पे चला गया, लेकिन वो थर्ड के बाद ऊपर नहीं गया, वापस पलट के आ गया, वो फोर्थ पे चला गया, लेकिन उसके बाद वो वापस पलट के आएगा तो सेकंड का है तो सेकंड में ही आएगा। अगर वो फिफ्थ पे चला गया, वापस पलट के आएगा तो फिफ्थ पे ही आएगा। ठीक है ना। अच्छा, थर्ड ऑर्बिट का अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है एक्साइटेड होकर, तो बेटा मेरा वो फोर्थ में जाएगा, अगर एनर्जी फर्दर नहीं मिली तो रिटर्न बैक होगा, वो फिफ्थ में जाएगा, फर्दर एनर्जी नहीं मिली तो रिटर्न बैक होगा, वो सिक्स्थ में जाएगा, सेवेंथ में जाएगा, एट्थ में जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह की बहुत सारी लाइंस आपको बना के दिखाई जा सकती हैं। आप लोगों को इसका बहुत अच्छा आइडिया भी होता है, लेकिन चलो एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने की वजह से मैंने कुछ लाइंस आप लोगों को बना के दिखा दिया। ये फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का, ये सेकंड का ट्रांजिशन, ये थर्ड का। अच्छा, सिमिलरली अगर ये फोर्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वो फिफ्थ में जा सकता है, वो बेटा मेरा सिक्स में जा सकता है, वो बेटा मेरा सेवेंथ में जा सकता है, और इस तरह वो इन्फानाइट तक जा सकता है। मैं तीन तीन सिर्फ लाइन ले रहा हूं, ठीक है ना। और ये असल में रिजल्ट लिखवाने के लिए मेरी भी मजबूरी है कि ये मतलब फिफ्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है तो वो सिक्स में जाके आ जाएगा, ठीक है, या वो सेवन तक गया है तो वो सेवन में जाके वापिस आएगा। और इस दौरान अब असली कहानी शुरू होती है कि ये जो रिटर्न बैक होता है डी एक्साइटेशन प्रोसेस में, है ना, जब ये वापस पलट के आता है, रिटर्न बैक होता है, तो बेटा इस दौरान ना ये कुछ रेडिएशन करता है, कुछ फोटोन को रिलीज करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिलीज करता है, और ये उतनी ही एनर्जी रिलीज करता है जितना इन दोनों ऑर्बिट के एनर्जी का डिफरेंस होता है, जिन दोनों ऑर्बिट्स के दरमियान इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है ना। अब इन मतलब ट्रांजिशन वाली एनर्जी को कोलीमीटर से फोटोग्राफिक प्लेट पर इसके रिजल्ट को देखकर अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने फर्स्ट ऑर्बिट के ट्रांजिशन की एनर्जी, वेवलेंथ और वेवलेंथ को कैलकुलेट किया, सेकंड के लिए किया, थर्ड के लिए किया, फोर्थ के लिए किया, फाइव के लिए किया। लेकिन इन सब की वेवलेंथ को निकालने के लिए फाइनली जो फॉर्मूला बताने वाला बंदा है ना, वो है रेडबर्ग। तो इन तमाम रेडिएशंस की वेवलेंथ को हम किससे कैलकुलेट करते हैं, रेडबर्ग के फॉर्मूले से। तो रेडबर्ग का फॉर्मूला क्या है पहले तो लिखते हैं, बाकी फर्दर बातें उसके बाद में आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो रेडबर्ग फॉर्मूला, स्पेक्ट्रल लाइन का सबसे मशहूर फार्मूला, हर बच्चा जानता है। अच्छा, इसको लिखते किस फॉर्मेट में है, इसको लिखते हैं 1 ओवर लैम्डा, यानी 1 ओवर लैम्डा, रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा। ठीक है, यहां पर आर लिखो, आर एच लिखो, यहां पर आप आर इंफिनिटी लिखो,
एक ही बात है। पता है आर रेडबर्ग कांस्टेंट है, आप सब जानते हो। एच कहते हैं हाइड्रोजन एटम के पढ़ने की वजह से, इसको किसके लिए पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं। इन्फिनिटी कहते हैं कि आइडियल हाइड्रोजन एटम को पढ़ने के लिए उसमें कितने ऑर्बिट्स कंसीडर किए गए हैं? इनफाइनाइट। ठीक है ना? तो वो इनफाइनाइट ऑर्बिट के सेंस में उसको आर इन्फिनिटी कहते हैं। यहां से कैलकुलेट क्या होता है बेटा मेरा? इस रेडिएशन की जो पहले दूसरे तीसरे चौथे ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स की ऑब्जर्व की गई है, उसकी वेवलेंथ। अच्छा, जब वेवलेंथ निकाल लोगे तो मैं यहाँ पर साइड में एक बात बता देता हूँ कि बाद में अगर आपको एनर्जी निकालनी है ना, तो बेटा वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, अभी मैंने ऊपर जिक्र भी किया था, C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ठीक है ना? अगर आपने वेवलेंथ निकाल लिया है तो बाद में यहाँ से उससे फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी C ओवर लैम्डा से निकल आएगा, तो वो फिर फ्रीक्वेंसी भी निकल आएगी। अच्छा, अगर आपको एनर्जी चाहिए, फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हो, E इज इक्वल टू एच से एनर्जी निकाल लोगे, या E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा से क्या कर लोगे? एनर्जी निकाल लोगे। तो कोई टेंशन नहीं है। तो देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने क्या कहा था कि ये वो ब्रांच है जिसमें हम रेडिएटेड या एब्जॉर्ब एनर्जी की क्या करते हैं? एनर्जी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इनका रिलेशन, ये सारी चीजें हम रेडिएशन की स्टडी करते हैं। तो ये वही काम है जो हम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा इसमें उसकी शुरू की बातों को तो डिटेल में बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है कि ये जो सीरीज है, ये कितने हैं? आप लोगों ने पढ़ा है। पहला जो सीरीज है आप सब जानते हो वो कौन सी सीरीज है भाई? वो है लाइमन, स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज में पहला लाइमन, दूसरा बामर, आप सब जानते हो। ठीक है ना? तो मैं इससे आगे की बातें करता हूँ, फॉर्मूला पहले लिख दूं फिर बताता हूँ आगे की चीजें। ठीक है? जो दूसरा सीरीज है वो क्या है? वो है बामर। अच्छा, इसको लोग बालमर भी बोलते हैं भाई, बामर भी बोलते हैं, मसला कोई नहीं है। बामर माइंड नहीं करेगा, आके कुछ बोलेगा नहीं, जो भी चाहे बोलो। ठीक है ना? अच्छा, तीसरा क्या है? तीसरा है पैशन। ठीक है? और चौथा, फोर्थ वन, ब्रैकेट। ठीक है ना? और पांचवा, फिफ्थ वन, पी फंड, जिसको सिर्फ फंड हम बोल रहे होते हैं, पी फंड। एक सिक्स भी होता है, बताऊंगा नहीं, आप लोग खुद पता करके मुझे बताना। ठीक है, ये पांच तो हम पढ़ते हैं। लाइमन सीरीज क्या था? लाइमन सीरीज ये था कि जैसे मैं इसमें नंबरिंग भी कर देता हूं, नंबरिंग इसलिए कर दे रहा हूं कि इसके रेफरेंस से आगे जब मैं बातें करूंगा तो बार बार मैं लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट ना लिख लिख के इरिटेट हो जाऊंगा। तो मैं नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव नाम के साथ मेंशन करूंगा। तो आप लोग उससे रिलेटेड जो बातें या जो रिजल्ट हैं आप लोग देख लेना। लाइमन जो सीरीज होता है, लाइमन सीरीज में क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की, किस इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन को या एनर्जी को हम पढ़ते हैं, वेवलेंथ को पढ़ते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की स्टडी लाइमन ने की थी। तो यहां पर अगर वेवलेंथ निकाल रहे हो तो बेटा फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे हो। एनर्जी भी निकालोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन? यानी पहले ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन जब ऊपर से एक्साइटेड होने के बाद नीचे डी एक्साइटेड होकर आएगा अपने ऑर्बिट में, चाहे वो सेकंड से आए, थर्ड से आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, तो हम कहेंगे कि भाई ये लाइमन की स्टडी है और ये सीरीज लाइमन है और इसकी ये वेवलेंथ है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, आप लोग जानते हो कि ये जो पी है लाइमन के लिए वन होता है, फिक्स है। लेकिन इसकी एन की वैल्यू क्या होती है? इसकी एन की वैल्यू शुरू होती है एक ऊपर वाला ऑर्बिट यानी एन प्लस वन से। मैं पहले इस तरह लिख देता हूं, एन प्लस, सॉरी, ठीक है ना? ये एक ऊपर वाले ऑर्बिट से, यानी पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? पी तो फिक्स है, दूसरे में जाएगा, या फिर तीसरे तक चला जाएगा, या चौथे तक चला जाएगा, या पांचवें तक चला जाएगा। इस तरह ये कहां तक जा सकता है बेटा? इन्फानाइट तक जा सकता है और वापस पलट के आएगा। लेकिन इसमें याद रखो कि एन के लिए ना, हाँ, सब में आप एक जर्नल एमसीक्यू में सवाल आता है कि हायर ऑर्बिट क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन ये दिया जाता है। और देखो सब में ये मतलब यूज किया जा सकता है। यानी एक ऑर्बिट ऊपर पी प्लस वन, दो ऑर्बिट ऊपर जाके वापस आ सकता है पी प्लस टू, तीन ऑर्बिट ऊपर आके आ सकता है पी प्लस फोर, एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक चला जाएगा? इन्फानाइट तक। ये जर्नल है, सबके लिए है,
लेकिन इस तरह स्पेसिफिक ये बता देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया लाइमन। बामर में क्या है भाई, 1/λ, ठीक, इज इक्वल टू आर। और ये सेकेंड ऑर्बिट के ट्रांजिशन को बताता है। सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन को स्टडी किया था बामर ने। थर्ड ऑर्बिट वाले को किसने, पैशन ने स्टडी किया था। तो आर इज इक्वल टू पी की वैल्यू यहां पर क्या रख दो, पी की वैल्यू यहां पर 3 फिक्स कर दो, पी की वैल्यू को 3 फिक्स कर दो। फिक्स है कि थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की आप बात करोगे, है ना। और एन हमेशा एक ऑर्बिट ऊपर यानी से शुरू करोगे, जो भी ऑर्बिट है। जैसे यहां पर मैंने लाइमन में 2 3 4 5 लिया था, जर्नल अगर मतलब बामर है तो 3 से शुरू करोगे, p+1 एक हायर ऑर्बिट से। तो ये तो मैं जल्दी से लिखता हूं, ठीक है ना, इसको तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो। ये ब्रैकेट है फोर्थ ऑर्बिट, ये है, ठीक है ना। और n की वैल्यू 4+1 5 से शुरू होगा, पहला एक्साइटेड स्टेट उसका 5 होगा, ठीक है ना। और ये फंड है, फिफ्थ ऑर्बिट का ट्रांजिशन है, फिफ्थ ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को स्टडी करने वाला है वो फंड है, ठीक है। ये अच्छा, लाइमन बामर पास्चन की पहचान पी से होती है, पी की वैल्यू से आप उसको पहचानते हो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। एन हमेशा n+1 से इन्फानाइट तक जाएगा। अच्छा, इन बातों में तो एक बात मैंने बताया नहीं, सुन लो, पता तो है, ये आर की वैल्यू जो है रेडबर्ग कांस्टेंट 1.0974 होता है। हम सिर्फ 1.097 यूज करते हैं, और अगर कभी जरूरत पड़े तो 1 भी यूज कर लेते हैं, है ना। जल्दी में है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जाहिर है बाकी जो है ना वो सीरीज वगैरह में हम पूरी वैल्यू को कोशिश करते हैं 1.097 या एटलीस्ट 1.09 तो हम क्या करें, यूज करें। यूनिट इसका मीटर इनवर्स है। अच्छा, इसका यूनिट मीटर इनवर्स क्या है भाई, क्यों है, इस फॉर्मूले को अगर गौर से देखो, जो रेडबर्ग का फॉर्मूला है, इससे निकल क्या आ रहा है, इससे रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ निकल रहा है। देखो गौर करो, क्या कैलकुलेट हो रहा है बेटा, इससे कैलकुलेट हो रहा है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ये देखो, ये कैलकुलेट हो रहा है रेसिप्रोकल ऑफ क्या, वेवलेंथ। तो जाहिर है कि इसका यूनिट क्या बनना चाहिए, 1/λ। लैम्डा का यूनिट क्या है भाई, लैम्डा का यूनिट है मीटर, एस आई में। तो 1/λ का मतलब 1/मीटर या मीटर इनवर्स। तो ये 1/मीटर या मीटर इनवर्स। ये तो लाइमन बामर पास्चन सीरीज है, ये रेडिएशन है जो आप पढ़ते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जो सवालात पूछे जाते हैं, अब उनके हवाले से कुछ बात बता रहा हूं। अच्छा, मैं नंबर 1 लिख रहा हूं। नंबर 1 का मतलब आप समझ, जो लाइमन है, मैं लिख भी दे रहा हूं। लाइमन में किस टाइप की रेडिएशन होती है, वो एनर्जी कैसी होती है। तो बेटा लाइमन में जो एनर्जी होती है वो होती है अल्ट्रा वायलेट, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी, ठीक है। इसको यूवी भी सिंपल शॉर्ट में हर जगह लिखा जाता है, यूवी। बामर में क्या होता है, जो एनर्जी रेडिएट होती है वो कैसी होती है भाई, तो बामर में जो होती है उसको कह लो कि विजिबल। विजिबल का मतलब पता है क्या, ग्योर में से कोई एक फिक्स कलर नहीं, डिफरेंट एटम के सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से जो रेडिएशन होती है, उसमें किसी में वॉयलेट, किसी में रेड, किसी में येलो, किसी में ग्रीन, लेकिन होगा वो विजिबल। अच्छा, थर्ड जो है वो कौन सा है, पैशन। पैशन में बताएं कि कौन सी रेडिएशन होती है, किस टाइप की एनर्जी रिलीज करता है ये। तो उसमें मतलब क्या होना चाहिए, आई आर। आई आर से मुराद इंफ्रा रेड, यानी इसकी एनर्जी बहुत कम होती है ना। और ये इनविजिबल है, ठीक है। इन सारे में विजिबल सिर्फ कौन है, बामर है, आप लोग जानते हो, ठीक है ना। चौथे में जो ब्रैकेट है उसमें भी इंफ्रा रेड, ठीक है। और पांचवे में भी क्या है, इंफ्रा रेड है, जो पी फंड है उसमें भी इंफ्रा रेड रेडिएशन है, यानी एमिशन है, यानी फोटोन है। अच्छा, इनमें अगर फॉर इंफ्रारेड भी लिखकर आ जाए ना, इंफ्रारेड में भी अगर यहाँ पे आओगे ना, एक ट्रेंड है कि ऊपर से नीचे की तरफ आओ तो देखो रेडिएटेड एनर्जी कम हो रही है ना। सबसे ज्यादा पहले ऑर्बिट वाले की है, फिर उससे कम दूसरे की है, फिर उससे कम तीसरे की है। आगे जाओगे तो इंफ्रारेड में भी एनर्जी कम हो रही है। तो इसका मतलब आगे के ऑप्शन को कभी कभी ना कहीं किसी बोर्ड में लिखा है कि फॉर इंफ्रारेड, कुछ किताबों में भी लिखा है फॉर इंफ्रारेड, यानी इंफ्रारेड में भी बहुत दूर, बहुत नीचे, ठीक है ना, इसकी एनर्जी बहुत कम है। तो ये याद रखना, ये पूछते हैं। अच्छा, इनमें सबसे पहले
किस सीरीज को डिस्कवर या पढ़ा गया था, या सबसे पहली सीरीज इनमें से जो सबसे पहले सामने आया था वो कौन सी सीरीज थी? तो उसका आंसर याद रखना कि फर्स्ट सीरीज स्टडीड और डिस्कवर्ड बाय बामर, यानी इन पांचों में सबसे पहला सीरीज है जो कि स्टडी किया गया था, ठीक है, जो डिस्कवर हुआ था वो है बामर। तो फर्स्ट सीरीज का ये मतलब नहीं समझिएगा कि ये पहला लाइमन की बात कर रहा हूं, ये फर्स्ट सीरीज वो है जो क्या हुआ था, पहले डिस्कवर हुआ था। मे भी कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं लिखा किताबों में कि ये विजिबल था, तो शायद ये नजरों में आ गया होगा, सबसे पहले इसको स्टडी कर लिया होगा, फिर पता ये चला होगा कि भाई जब सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से ये रेडिएशन होती है तो हर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से ये रेडिएशन हो सकती है, और फिर वन बाय वन मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर क्या किया, तमाम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनों के रेडिएशन को उन्होंने स्टडी किया और इनको एक फॉर्मूले की शक्ल देके कैलकुलेशन के फॉर्म में इन रेडिएशन की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी वगैरह जो शुरू में बता चुका हूं, वो मतलब किसने बता दिया, उसने रेडबर्ग ने बता दिया। और उस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जिससे आप इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, इसके कुछ एक पैटर्न एमसीक्यूज जो पेपर में आ रहे होते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पे इसमें एक बड़ा पैटर्न एमसीक्यूज है जो पेपर में आता है, उसको क्या कहते हैं कि आपसे कहते हैं कि फाइंड मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मिनिमम वेवलेंथ। देखो, पहले तो मैं हेडिंग लिख दूं, पहले मैं इसका फिजिकल कॉन्सेप्ट समझा दूं, बाद में फिर फॉर्मूले से इसको बताऊं कैसे कैलकुलेट करोगे, और उसका शॉर्टकट में आपको बता दूं। लेकिन याद रखना कि इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बार बार आ रहे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या है? मिनिमम वेवलेंथ। अच्छा, मिनिमम वेवलेंथ को दो नामों से पेपर में दे रहे हैं, और देते हैं, दे रहे हैं से मुराद या तो कहते हैं मिनिमम वेवलेंथ, या क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ या क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है ना। और दूसरा क्या है बेटा मेरा, दूसरा है क्या, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है ना। अच्छा, लॉन्गेस्ट को क्या बोल सकते हो, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम का मतलब यहां पर क्या समझो, लॉन्गेस्ट। इन दोनों में से कोई एक नाम इस्तेमाल करेगा वो, तो मैं दोनों ही लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में ये वेवलेंथ। पहले इसका कॉन्सेप्ट देखो कि व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इसका मतलब समझ जाओ, फिर आगे हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की कहानी क्या है। एक बात बताओ, किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अगर हम ऊपर भेजते हैं, एक्साइटेड करते हैं, एनर्जी देते हैं, है ना, या मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करवाते हैं, ये सारी बातें, यानी ऐसे ही बहाने बहाने से मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम एक नीचे वाले ऑर्बिट से, यानी लोअर ऑर्बिट से कहां भेजते हैं, हायर ऑर्बिट में, ठीक है। तो होता क्या है, अब देखो कि ये अगर फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, हम इसको सेकंड में भी भेज सकते हैं, यानी ये जा सकता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, थर्ड में भी जा सकता है, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, और मैक्सिमम इन्फानाइट तक। याद रखना, मैक्सिमम कहां तक, इन्फानाइट, लास्ट ऑर्बिट इसका, ठीक है ना। इन्फानाइट को एटम के बाहर भी कह सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम को कहते हैं ना कि आयनाइज करने के लिए कैलकुलेट करो एनर्जी, तो इस फार्मूले से, रेडबर्ग से मैंने आपको जो बताया, इसमें जब कैलकुलेट करते हैं किसी भी ऑर्बिट से, तो उसमें फाइनल ऑर्बिट कौन सी लेते हैं, हम फाइनल ऑर्बिट इन्फानाइट लेते हैं। इन्फानाइट का मतलब यहां पर ये भी समझते हैं कि एटम से बाहर उसको कर दिया। अच्छा, किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अगर आप देखो, है ना, तो वो अपने से एक ऑर्बिट ऊपर जाके वापस आता है, या फिर दो, या तीन, या चार, या पांच, या अप टू मैक्सिमम कहां, इन्फानाइट। किसी भी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो बेटा मेरा एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, मैक्सिमम इन्फानाइट तक जाके वापिस आता है। अब ये जो मैंने आपको बताया, अब एक बात बताओ, अगर एक ऑर्बिट ऊपर जाएगा तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा जितना कि, यानी कि उससे एक हायर ऑर्बिट तक का एनर्जी का डिफरेंस है।
अगर 2 ऑर्बिट ऊपर गया तो इसका मतलब और ज्यादा एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया। अगर 3 ऑर्बिट तक ऊपर गया तो इसका मतलब उसने और ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब किया। तो इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल इनिशियल ऑर्बिट से जितना ज्यादा ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा उसको उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। इस बात को जरा समझो। एक ऑर्बिट ऊपर जाएगा, थोड़ी एनर्जी लिया क्योंकि डिफरेंस कम है। 2 ऑर्बिट ऊपर गया, थोड़ी ज्यादा एनर्जी लिया क्योंकि डिफरेंस थोड़ा बढ़ गया। और ज्यादा ऊपर गया, और ज्यादा एनर्जी लिया। अब एक बात बताओ, इन तमाम ट्रांजिशंस में किसी भी ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन को आप मिनिमम एनर्जी कब देते हो, वो कब लेता है, कब एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। और मैक्सिमम एनर्जी आप कब लेते हो, वो कब लेगा, कब एब्जॉर्ब करेगा। अब इसका आंसर मुझे सिर्फ चाहिए, बाकी फिर चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। देखो, आप मिनिमम एनर्जी के बारे में क्या बोलोगे कि सर सिर्फ अपने ओरिजिनल इनिशियल ऑर्बिट से सिर्फ कहां जाए, 1 ऑर्बिट हायर या अबव, सबसे कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सिर्फ एक ऑर्बिट ऊपर जाए, है ना। अगर फर्स्ट का है तो सेकंड तक जाए, सेकंड है तो थर्ड तक जाए, क्योंकि इससे ज्यादा और ऊपर जाएगा तो उसको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको और ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अच्छा, मैक्सिमम एनर्जी कब दोगे? किसी भी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम एनर्जी कब देनी पड़ेगी? जब आप उसको कहां पहुंचाना चाहेंगे, अप टू इन्फिनाइट, इंफिनिटी ऑर्बिट, सबसे ज्यादा एनर्जी। अब एक बात बताओ, ये बात अगर समझ में आती है, ठीक है ना, तो अब एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो। मैं इस फार्मूले की बुनियाद पे बात करता हूं तो कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर समझ में आती है कि एक एनर्जी का फार्मूला बेटे मेरा एच सी ओवर लैम्डा। ये इसलिए लिख रहा हूं कि ये इन टर्म ऑफ लैम्डा में लिखना चाह रहा था। एच और सी कांस्टेंट है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लैम्डा। अब यहां पर देखो कि जिस ऑर्बिट में भेजने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, वहां पर वेवलेंथ सबसे कम होगी, यानी उस एनर्जी की रेडिएशन की, यानी उतनी ही एनर्जी वो रेडिएट भी करेगा जब ऊपर वाले ऑर्बिट से जंप लगा के नीचे आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एनर्जी कहां एब्जॉर्ब करता है, कहां तक जाने में, इन्फानाइट ऑर्बिट में। तो इन्फानाइट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके अपने इनिशियल ऑर्बिट में आता है, जहां से भी हो गया था, तो उस वक्त उस रेडिएशन में या उस सीरीज में कह लो, अभी मैं सीरीज के लिहाज से बता दूंगा, सबसे ज्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब और रेडिएट करता है इन्फानाइट के लिए। और सबसे कम वेवलेंथ होती है उस रेडिएशन की। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ जहां एनर्जी बहुत ज्यादा कम उसने एब्जॉर्ब किया या रेडिएट किया, सिर्फ एक ऑर्बिट ऊपर जाने के लिए सबसे कम या सबसे ज्यादा एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब या रेडिएट करता है। ये मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। अब अगर मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला बनाना पड़े, तो पहले तो एक बात याद रख लो, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछेगा, अगर वो नाम लेके सीरीज का नाम, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न बना के दे रहा हूं, वो उसने आपसे क्या कहा, वो आपसे कह रहा है कि फाइंड, मैं क्वेश्चन की तरह एक पैटर्न बना दे रहा हूं, दी, अब यहां पर लिख देता हूं मिनिमम वेवलेंथ, मिनिमम को शॉर्टेज भी कहते हैं, मैंने ऊपर लिख दिया, याद रखना, ऑफ। और इस ऑफ के बाद यहां पर पता है क्या होता है, ठीक है, मैं इन जर्नल बता रहा हूं, इस ऑफ के बाद यहां पर होता है सीरीज नेम, ठीक है, सीरीज नेम। अब क्या होगा कि फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, ब्रैकेट, क्वेश्चन, फंड, तो ये सीरीज नेम होगा। अब इसके लिए क्या करोगे, अब आप फॉर्मूला लिख रहे हो, ठीक है ना, किसको ध्यान में रखो, आप ध्यान में रखो रेडबर्ग को। और ये फॉर्मूला लैम्डा मिनिमम के लिए बना रहे हो। लैम्डा मिनिमम में जो बात मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोगों को फॉर्मूला अच्छी तरह मालूम है, क्या है, 1/p²। पी इनिशियल ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को आप कहां भेज रहे हो, ऊपर, जर्नल। अच्छा, ये कोई भी सीरीज होगा ना, तो पी तो आप सीरीज से डिसाइड करोगे, लाइमन है, बामर है, पाचन है, ब्रैकेट है, फंड है, तो P1 है, 2 है, 3 है, 4 है। लेकिन एक बात तय है, एक बात डिसाइडेड है कि वो ऊपर कहां तक जाएगा, सबसे ज्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इन्फानाइट तक। अब मैंने ये बात क्यों कही सबसे ज्यादा, जब सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो रेडिएट भी ऊपर से आने में सबसे ज्यादा करेगा, और उसकी वेवलेंथ सबसे क्या होगी, कम होगी। अब यहां पर मैथमेटिकली
आप मिनिमम वेवलेंथ के लिए आराम से काम कर सकते हो। और वो काम क्या होगा, वो ये होगा कि 1/p², ठीक है, और ये आ जाएगा 0। ठीक है, इन्फिनाइट का स्क्वायर इन्फिनाइट, और आपको पता है मैथमेटिक्स में 1/इंफिनिटी को 0 लेते हैं और 1/0 को इंफिनिटी लेते हैं। ये बातें हमें शुरू की क्लासेस से पता चल चुकी होती हैं, तो इस पे कोई बात करने की जरूरत नहीं है ना। तो 1/लैम्डा क्या हो गया भाई। अच्छा, ये आर, और यहां पर सिर्फ बचा 1/p²। सही। अच्छा, यहां पर मैंने ना थोड़ा सा इस अंदाज में काम किया कि ये काम जर्नलाइज भी हो जाए और इस सीरीज को भी क्या कर ले, कवर कर ले। बाकी सीरीज के लिए मुझे इतना काम करने की जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से समझ जाओगे। ये आ गया बेटा मेरा r/p²। लेकिन याद रखो, अभी सिर्फ r/p² आया है। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे, क्योंकि ये 1/लैम्डा है, तो ये आ जाएगा p² क्या, r। सही। ये एक जर्नल फार्मूला कह लो, बनाया तो मैंने लाइमन के लिए है, लेकिन आप इसको एक जर्नल फार्मूला बोल सकते हो। ठीक है, एक जर्नल फार्मूला है। अब अगर लाइमन है तो बेटा पी की वैल्यू क्या रख देना, 1। वो इन्फिनाइट तक गया है, इसी वजह से ये फॉर्मूला बना है। तो लाइमन में पी की वैल्यू 1 रख देना, तो लाइमन के लिए क्या आ जाएगा, लैम्डा मिनिमम क्या हो गया, 1/² ठीक है। अच्छा, ये जो 1/² है, ये 1 हो जाएगा, तो लैम्डा मिनिमम 1/r। अच्छा, मैं डायरेक्ट लिखता हूं लैम्डा मिनिमम, ठीक है। किसके लिए डायरेक्ट लिखता हूं, मैं बामर के लिए डायरेक्ट लिखता हूं। क्या आना चाहिए, इसको जर्नल फॉर्मूला अपने जहन में बनाओ। बस सब जगह वो इंफिनिटी रख के इस तरह से काम करना है। ये जो काम करके दिया है याद रखो, ये वाला जो काम करके दिया है ना, ये वाला, कहां से, ये वाला, ये सब में ये काम करना था आपको। ये बात ध्यान में रखो, सब में ये काम करना था। ये सही है ना। तो इन्फिनाइट रख के तो जर्नल बन गया, बार बार हर हर जगह हर फॉर्मूले या सीरीज में ये काम यानी करके रख के दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बामर में क्या हो जाएगा, इसको फॉलो करो, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4/r। पाश्चन में क्या आ जाएगा बेटा मेरा, तो पाश्चन में लैम्डा मिनिमम, है ना। तो ये 3 का स्क्वायर यहां पर, यानी कि ये, मैं बार बार इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, याद रखना, ये इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, यानी 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9/r। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, ब्रैकेट में लैम्डा मिनिमम 4, यानी 16, एक ऑर्बिट ऊपर जाने के बाद 16/r। और फंड में, यानी पी फंड लैम्डा मिनिमम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। फिफ्थ ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, तो 5 का स्क्वायर 25/r। वैसे मैं सिर्फ आप लोगों से एक बात कहता हूं, आप इसको जर्नलाइज याद कर लो। इसको, इसको बस लाइमन बामर पाश्चन सबका पी हमें मालूम होता है, बस पी की वैल्यू रखो, आपको वो सीरीज के लिए आपको क्या मिल जाएगा, मिनिमम वेवलेंथ मिल जाया करेगा, है ना। अब सुनो, अब कहानी क्या है। बाज़ औक़ात होता क्या है, शॉर्टकट में इसी तरह दे रहा होता है। लाइमन पाश्चन ब्रैकेट के लिए आपको एक ऑप्शन होता है लैम्डा मिनिमम कह के, और वो ऑप्शन ऐसे ही होता है। ठीक है, अब मैं जो बोलना चाह रहा हूं,
इसमें एक बात यहां पर मैं चाहता हूं आप लोग नोट कर लो, ये जो 1/r है, ठीक है ना, 1/r का मतलब क्या है? 1/r का मतलब ये है 1/r की वैल्यू 1.097, 4 की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ने पे मैंने कहा ना मैं सिर्फ 097 भी ले लेता हूं, 4 की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 1.09 बस इतना भी ले लेता हूं। वैसे 974 पूरी वैल्यू कम से कम यूज करते हैं बहरहाल। इनटू क्या आएगा? 10th पावर कितना? 7। अगर इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करोगे तो ये याद रख लेना, मैं आगे एक बात बताऊंगा, वो बात सुनना। इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो पता है ये वैल्यू मैं सिर्फ बता रहा हूं, डायरेक्ट लिख लो। ये आता है 91 और यहां आता है नैनोमीटर, है ना, चूंकि ये जाहिर है कि लैम्डा से रिलेटेड कैलकुलेशन है। तो 1/r की वैल्यू याद रख लो, 91 नैनोमीटर। वैसे आगे डिवाइड करोगे तो जीरो क्या आएगा? 0.91 और एक्सपोनेंट में -7। जो 0.91 है उसके एक्सपोनेंट पॉइंट को 2 डिजिट अगर आप आगे बढ़ाओगे तो वो बन जाएगा 91 और एक्सपोनेंट में आ जाएगा -2। तो -7 -2 -9, वो मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं, याद कर लो। अब बता क्यों रहा हूं, इसकी वजह क्या है? बाज औकात ये जो लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फंड, ये जो सीरीज है, जर्नल तो आपको मिनिमम वेवलेंथ इस तरह से बता दिया जाता है, इस तरह से कि ये आंसर है आप लिख लो। लेकिन कभी कभी होता यह है कि आपको बजाय इस तरह से p² के फॉर्मेट में सीरीज के नाम के साथ मिनिमम वेवलेंथ ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू लिख के दे देता है। अब जैसे इसका क्या लिख के दे दिया? 91 नैनोमीटर, ठीक है, क्योंकि ये 1/r है। यहां पर अगर दिया तो वो क्या देगा, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देख लेना क्या होगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 91 और रिजल्ट यूनिट नैनोमीटर में। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, अप्रोक्सीमेशन में इसके करीब कोई आंसर नजर आ जाएगा। यहां पर क्या करोगे? लैम्डा मिनिमम के लिए डायरेक्ट 9 मल्टीप्लाई बाई 1/r की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये आ जाएगा 91 नैनोमीटर। सही। अच्छा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा मेरा? ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 91 नैनोमीटर। अगर नोमेरिक नंबर में जवाब दे, आंसर दे, तो आप इसको 91 से मल्टीप्लाई कर लेना, ये कहना चाह रहा हूं। आपको वो नजर आ जाएगा कि वो नैनोमीटर में, अगर मान लो कभी मीटर वगैरह में, सॉरी, एंगस्ट्रॉम वगैरह में दिया है तो वो पॉइंट को आप आगे पीछे करके वो मसला भी टैकल कर लोगे, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो 1/r की वैल्यू याद रखोगे, ये मसला खुद ब खुद क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। तो ये था बेटा हर सीरीज से रिलेटेड क्या? मिनिमम वेवलेंथ, शॉर्टेज वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ का दूसरा नाम शॉर्टेज वेवलेंथ। अब चलो, ये हमने तो डिस्कस किया, ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ, शॉर्टेज वेवलेंथ। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ की, ठीक है ना। मैक्सिमम वेवलेंथ कौन से सीरीज की? तो बेटा मेरा यहां पर वैसे ही मैं एक फॉर्मेट बना देता हूं कि मैक्सिमम वेवलेंथ बोलकर यहां पर लिख के देगा सीरीज नेम, ठीक है, सीरीज नेम। सही है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या करना है? तो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीकों से लोग इस सवाल को करवा रहे होते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूं बेटा, यही याद रखना, ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले एक कॉन्सेप्ट याद करो। कॉन्सेप्ट क्या याद करो? कि मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ आपको कब मिलती है? जब मिनिमम एनर्जी इन्वॉल्व होता है। मिनिमम एनर्जी किसी भी सीरीज में कब इन्वॉल्व होता है? जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट ऊपर जाता है या वहां से वापिस आता है। तो जाहिर है यहाँ पे तो वापिस आने वाले डी एक्साइटेशन वाली एनर्जी, रेडिएशन को पढ़ रहे हैं।
तो उसके लिए मैं फॉर्मूला देखो, पहले तो जर्नल आपको याद दिला रहा हूं कि बेटा ये तो जर्नल फॉर्मूला हो गया, है ना, इसी से हमने सारी कहानी करनी है, 1/p² और -1 क्या n²। अब यहां पर सीरीज का अगर मैं नाम बताता हूं कि बेटा सीरीज का नाम यहां पर क्या है, लाइमन है, तो p की वैल्यू आप जानते हो 1 हो गया, लेकिन n को क्या लेना है, तो इसमें याद रखना कि जिस सीरीज को भी कहेगा ना नाम के साथ मेंशन करके, तो उस सीरीज में जो p की वैल्यू है वो तो आपको पता होगा। यहां पर n की वैल्यू सिर्फ ये याद रखना कि चूंकि एक ऑर्बिट ऊपर जाता है, तो जो भी सीरीज का नाम है उसका p पहचानो और n+1 कर दो। तो ये याद रखना, ठीक है ना, कि जैसे लाइमन है, p की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू बेटा 2 होगा, 1+1, है ना। बामर है, p की वैल्यू 2 है या 1+1 होगा, है ना। पैशन है 3 है, n+1 होगा, चूंकि एक ही ऑर्बिट ऊपर जाएगा। पहले मैं इसको जर्नल बना दूं, ठीक है ना। तो 1/, मैं कहता हूं किसके लिए लिख रहा हूं, लैम्डा अब मैक्सिमम के लिए लिख रहा हूं। तो लैम्डा मैक्सिमम में क्या होता है, ठीक है, पहले मैं इसको जर्नल सॉल्व कर लूं फिर कॉन्सेप्ट देता हूं, काम कर रहा हूं लैम्डा मैक्सिमम के लिए, ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। यहां पर आप p² और n² एलसीएम ले लो, तो यहां पर n² माइनस क्या आ जाएगा, p² आ जाएगा, सही। अच्छा, उसके बाद आप इसको क्या करो, इसको रेसिप्रोकल कर लो, p² n², ठीक है, r नीचे और साथ में n² माइनस p², ये रेसिप्रोकल करोगे तो लैम्डा मैक्सिमम पे अरेंज हो जाएगा, 1/, लैम्डा का रेसिप्रोकल। अच्छा, मैं तो कहता हूं बेटा मेरा इसको ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन बाद लोग इसमें क्या करते हैं कि एक चीज चूंकि यहां याद रखना पड़ता है, लाइमन में जैसे मैं काम करता हूं, लैम्डा मैक्सिमम का ये फॉर्मूला याद कर लो। हाँ, इसमें एक काम और कर सकते हो कि ये जो स्क्वायर है ना, क्या, कौन सा स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है p²n², तो इसको p और n का होल स्क्वायर लिख सकते हो, p × n का क्या, होल स्क्वायर। कैलकुलेशन में वो थोड़ी सी आसानी होती है, यानी कि आप इसको अगर ऐसे लिख लो कि लैम्डा ये है मैक्सिमम, अच्छा इसको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी कहते हैं, ये p और n का होल स्क्वायर, मुझे तो आसान खैर यही लगता है, लेकिन एक और इसमें काम करते हैं, वो ये है कि n की जगह p+1 रख के सिंप्लीफाई कर लेते हैं फॉर्मूले पे एक्सपेंड करके, तो उसका एक और शॉर्टकट बन जाता है। लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि इसको मजीद शॉर्टकट करने की जरूरत पड़े। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें मुझसे वो पूछता है, अगर लेट सपोज, क्या पूछता है कि मुझे, यानी कि फॉर्मूला बताओ, यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ, किसके लिए बताओ, लाइमन सीरीज के लिए, कुछ समझ जाना। तो बेटा जब लाइमन सीरीज की वो बात कर रहा है, तो हमें पता है पहले ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर गया होगा, और अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो सिर्फ एक ऑर्बिट ऊपर गया होगा, ठीक है। पहले ऑर्बिट का मतलब पहले ऑर्बिट और एक ऑर्बिट, यही है यहां पर जो मैंने यहां बताया था। अब इसमें क्या करो, लैम्डा मैक्सिमम में ये वैल्यू रखो और कैलकुलेट कर लो, कैसे, लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है। अब हर जगह आपने लैम्डा मैक्सिमम में क्या करना है, ये वाली वैल्यू यूज करनी है, ये वाली, सही है। तो p की जगह 1, ठीक है, p की जगह 1 और n की जगह 2, इसका होल स्क्वायर। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो, वजह ये जो है ना p²n², आपका दिल चाहे दोनों मल्टीप्लाई में है, स्क्वायर में है, आप इसको ऐसे लिख लो, और नीचे ये r है, और बेटा मेरा n की वैल्यू 2 है और p की वैल्यू 1 है। अब इसका रिजल्ट देखो, लैम्डा मैक्सिमम, ठीक है, ये 1 × 2 2 का स्क्वायर ऊपर कितना आ गया बेटा 4, 2 का स्क्वायर 4 -1 3, ये 4/3r, कौन सा सीरीज है ये, बोलो, लाइमन, ठीक है, ये आ गया लाइमन। बाकी सीरीज का मैं जर्नल फॉर्मूले में वैल्यू दिखा के रिजल्ट लिखता हूं, मुश्किल नहीं है।
आराम से समझ में आ जाएगी बात। कैसे? देखो, देखो ये कौन सा था? लाइमन, ठीक है। अब मैं, ये बेटा मेरा लाइमन था। अब मैं क्या करूं? सबका मैं जर्नल में इसको इस फॉर्मूले से मैं बामर के लिए लैम्डा मैक्सिमम की बात करूंगा, याद रखना। उसके बाद मैं पैशन के लिए लैम्डा मैक्सिमम की बात करूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं लाइमन, बामर, पैशन, और उसके बाद मैं बात करूंगा ब्रैकेट के लिए, सही। और उसके बाद मैं बात करूंगा पी फंड के लिए। और ये जो आगे पीछे खाली जगह हैं वो किसी ना किसी मकसद में अभी मैं यूज कर लूंगा, टेंशन नहीं है। तो आ जाओ, देखो क्या है सिलसिला, समझो। इसको फोकस करो, ये जो हाईलाइटेड है येलो कलर से, ठीक है ना। अब अगर बामर में मैं लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा यार, आप लोगों को आराम से बात समझ में आ जाएगी। देखो, अगर बामर की बात करूं तो इतना तो पता है ना कि बामर में पी की वैल्यू 2 है, दूसरे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन को पढ़ते हो, और सिर्फ एक ऑर्बिट ऊपर जाएगा, हम डिस्कस कर चुके हैं 3 तक बस। अब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर या 2 इंटू 3 कर लो, 6, 6 का स्क्वायर 36 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर, एन का मतलब 9, और -2 का स्क्वायर 9 -4, तो 9 -4 कितना बचेगा बेटा मेरा? 5 इंटू आर, सही है। आगे देखो, पैशन में लैम्डा मैक्सिमम, पैशन में पी की वैल्यू बताओ। तो पैशन में पी की वैल्यू क्या है? 3। तो ये 3 इंटू 2, सॉरी एक ऑर्बिट ऊपर गया, 3 इंटू 4 12, 12 का स्क्वायर ऊपर 144, डिनोमिनेटर में यहां पर क्या होगा? 3 और 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 16 माइनस 9 7, और आर को मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? लैम्डा मैक्सिमम, ब्रैकेट में 4, 4 इंटू 5 20, 20 का स्क्वायर 400, उस फार्मूले से देख लेना। डिनोमिनेटर में पहले 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा बेटा 9, और साथ में आ जाएगा आर, ठीक है। और फंड का लैम्डा मैक्सिमम, तो फंड का जो लैम्डा है मैक्सिमम वो किसके बराबर होगा? फंड का लैम्डा मैक्सिमम, अच्छा फंड 5, एक ऑर्बिट ऊपर गया 6, 5 6 का कितना हो गया? 30, 30 का स्क्वायर कितना हो गया? 900, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा, डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5, ये हो गया 25, तो 36 माइनस 25 11। मैं बेटा बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोग ये बात समझ रहे होंगे, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है ना। अच्छा, अब इसमें एक चीज और बता दूं, ये एमसीक्यूज में आता है बेटा इस तरह से, लाइमन के लिए, बामर के लिए, पैशन के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू बताओ। तो मैंने बताया ना, अगेन बता रहा हूं, गौर करो कि अगेन मैं कह रहा हूं कि बेटा मेरा आप इसको जहन में रखना, और इसको नहीं भूलना, ये फॉर्मूला आपने जहन में रखना है, ठीक है। जर्नल सारी सीरीज देख लो, मैंने आप लोगों के सामने इसी से बनाया है। हाँ, अब जो मैं बात बोलना चाह रहा था, जो बात मैं कहना चाह रहा था, कभी होता है ना कि रिजल्ट इस ऑप्शन ऐसे ही दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है? ये जो आपको नजर आ रहा है ऐसे ही दिया हुआ है, समझ रहे हो ना बेटा मेरी बात। लेकिन कभी होता है न्यूमेरिक नंबर में, इतना नैनोमीटर, इतना एंगस्ट्रॉम वगैरह। तो मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, कोशिश करना, नहीं समझ में आए तो बताना, मैं ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करके दे दूंगा। अब जैसे ये है ना, मैं यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 4/3 आर है, मैंने ये जगह इसीलिए यहाँ पर ब्लैंक छोड़ा था कि मैं आपको ये बता सकूं। और बेटा मेरा मल्टीप्लाई में क्या है बताओ? ये जो मल्टीप्लाई है 1/r है ना, डिनोमिनेटर में r, तो ऊपर ऐसे कर दूं कि r का मतलब मैंने अभी क्या लिखवाया था? 1/r,
91 नैनोमीटर, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, आप पूरा 4 मल्टीप्लाई बाई 91 डिवाइड बाई 3 करके एक अप्रोक्सीमेशन में बहरल या एग्जैक्ट वैल्यू देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। और आप आंसर से अपने आंसर को मैच कर सकते हो अगर आपका नंबर न्यूमेरिक नंबर में दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ थोड़ा सा मैं ये काम भी करके दिखा देता हूँ। बेटा 4 और 91 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ पर कर रहा हूं मैं 91 इंटू 4, 4 1 जा 4, 9 4 जा 36, ये आ गया 364। तो ये ऊपर आ गया 364, ठीक है। और नीचे आ गया 3, है ना। और ये नैनोमीटर। अब देखो अगर कैंसिल होता है तो अच्छी बात है। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब पॉइंट में यहाँ पे कुछ आ जाएगा 0.3 वगैरह, तो इतना तो चलो आप लोग समझ सकते हो कि आप लोग इसके रिजल्ट के करीब तो पहुंच गए ना। ये 123.3 नैनोमीटर 100% तो नहीं मैच कर रहा, लेकिन इसके करीब एक रिजल्ट आपको तो नजर आ जाएगा। और जो सिर्फ ना करीब बल्कि बहुत करीब होगा, अब उस रिजल्ट को आप लोग आराम से समझ जाना कि इसका ये रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आ जाएगा लैम्डा मैक्सिमम। तो मैंने इसको ना बेटा यहां पे यूं समझ लो समझाया है, क्या है। अब इसको खुद समझ जाओ, मैं लिख रहा हूं, ये नंबर छोड़ दो, 36 अपॉन क्या 5, बोलो ठीक है। अब ये 1/r की जगह ऊपर लिख लो 91 नैनोमीटर। या तो आपको ऑप्शन पेपर में मान लो ये बामर सीरीज है, ये वाला दिया हुआ होगा, समझ रहे हो, या फिर ये मल्टीप्लाई करके ऑप्शन ऐसे दिया हुआ होगा। तो जब न्यूमेरिक नंबर में पूरा ऑप्शन है ना, वो नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम में है, तो ये पॉइंट बेटा आगे पीछे करके वो कहानी आप समझ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना। तो अब आप इसको इस तरह से कैलकुलेट कर लोगे। एक और कर दे रहा हूं, बाकी पैटर्न तो समझ में आ गया, आप खुद से कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है। अब देखो यहां पर क्या बता रहा हूं, अब ये क्या है 144 है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या है 7r है, तो 7 रहने दो। अब वो जो 1/r वाला रिजल्ट है वो कितना है बेटा 91 और नैनोमीटर में रिजल्ट है, ये आपने लिख लिया। अब आपने इसको क्या कर लेना है, आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 100% यानी कि पॉइंट टू पॉइंट यानी कि डेसिमल के बाद वाला नंबर नहीं मैच करेगा, लेकिन आपका आंसर बहुत ज्यादा करीब होगा। तो न्यूमेरिक नंबर में दे तो इसको इस तरह से कर लेना, बाकी दोनों आप लोग बनाओगे, उम्मीद है बना लोगे। अब सुनो मेरी बात, आपसे कभी कभी क्या कहता है कि आप क्या निकालो, आप निकालो रेशो, किसके किसके दरमियान, रेशो निकालना है लैम्डा, ठीक है। रेशो किसके किसके दरमियान निकालना है भाई, लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा मैक्सिमम। फॉर्मूला दिखाने की जरूरत तो नहीं है, पहले जर्नल बता दूं, ये भी सीरीज नेम के साथ होगा, अभी बता दूंगा, टेंशन नहीं लो। लैम्डा मिनिमम क्या था, गौर करो। लैम्डा जो मिनिमम था, दिखा देता हूं आप लोगों को, ये तो अभी हमने मैक्सिमम वाले को पढ़ा है ना, उसमें था पी स्क्वायर अपॉन आर, है ना, पी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये था पी स्क्वायर अपॉन आर। और ये क्या था, ये था पी एन का होल स्क्वायर, और इसके अपॉन में मैं क्रॉस में करके लिख रहा हूं, ठीक है ना, आर इंटू एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सही। तो लैम्डा मिनिमम टू मैक्सिमम रेशो, तो ये बेटा मेरा पी स्क्वायर अपॉन आर, और उसको रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई में लिख दो, रेसिप्रोकल करके, सही। और ये पी स्क्वायर एन स्क्वायर कर देता हूं, ताकि ये पी स्क्वायर कैंसिल कर दूं, आर और आर कैंसिल कर दूं। अब क्या कहानी बनी, अब कहानी ये बनी कि ये हो गया ऊपर जो बचा एन स्क्वायर माइनस क्या पी स्क्वायर,
और नीचे क्या बचा, क्या बचा, नीचे बचा एन स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है, बस यहां पे एक बात आप लोगों ने याद रखना है, और वो बात ये है कि बेटा जब ये लैम्डा मिनिमम टू मैक्सिमम बोलेगा तो लाजमी सी बात है कि आपको सीरीज का क्या बताएगा, क्या बताएगा, नाम बताएगा। लाइमन, बामर, ब्रैकेट, पास्शन, फंड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लाइमन है तो पी की वैल्यू कितनी है, 1। आपने ये फॉर्मूला कहां से उठाया, याद करो, मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ से। तो मिनिमम वाले में तो एन था ही नहीं, इनफाइनाइट होने की वजह से खत्म हो गया था। लेकिन मिनिमम वाले में, यानी मिनिमम वाले में नहीं था, मैक्सिमम वाले में एन की वैल्यू सीरीज से हमेशा एक ज्यादा होता था। लाइमन में मिसाल में ले रहा हूं तो एक ज्यादा, बाबर में 2 है तो ये 3। बस इस चीज का यहां ध्यान रख लेना, इस चीज का ख्याल रख लेना कि जिस सीरीज का नाम लिख के दे, आप पी की वैल्यू उस सीरीज के मुताबिक लेना, और एन की वैल्यू, अब मैं जर्नल कर दे रहा हूं, सुनो, जर्नल। पी की वैल्यू तो सीरीज के मुताबिक ले लिया, बोलो ठीक है। एन की वैल्यू ने में ये ख्याल रखना है कि पी से सिर्फ क्या करना है, एक ज्यादा लेना है। क्या करना है, एक ज्यादा लेना है, और यहां रख देना है। अच्छा, ये वाली जो बात की थी, यकीनन आप लोग समझ गए हैं कि जब किसी सीरीज का ये लैम्डा मिनिमम टू रेशो पूछेगा, क्या, लैम्डा मैक्सिमम, और अगर कभी क्या करे, कभी 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 ये करे, क्या करे, बोल दे कि अब आपने रेशो बताना है लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम। तो इसमें भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं करना है, एक काम सिर्फ करना है, और वो एक काम क्या करना है, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था, लैम्डा मिनिमम टू लैम्डा मैक्सिमम, सही है, लिखा था ना, ये ऊपर देखो, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा, ये रहा। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सुनो, यहां पर मिनिमम, ठीक है, और ये मैक्सिमम। आप रेसिप्रोकल करके इसको डायरेक्ट लिख दो, बहुत ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है। मैक्सिमम टू जब मिनिमम रेशो चाहिए तो आप यहां पर क्या कर दो, बोलो लैम्डा मैक्सिमम टू लैम्डा मिनिमम। अब देखो, वहां पर एन स्क्वायर नीचे था, यहां पर एन स्क्वायर ऊपर ले लेना, और वहां पर एन स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ऊपर था, यहां नीचे ले लेना, और वो रेशो निकल जाएगा लैम्डा मैक्सिमम टू किसका, लैम्डा मिनिमम का। ये रेशो आ जाएगा, आ जाएगा ना, बिल्कुल आना चाहिए। तो ये आ जाएगा भाई रेशो। ठीक है, अब यहां पर भी वही है कंडीशन जो भी मैंने यहां बताया था, सीरीज का नाम देगा लैम्डा मैक्सिमम टू मिनिमम ऑफ लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फर्ड। तो ये पूरी कहानी है, डायरेक्ट वो रेशो आ जाएगा लैम्डा में। अब एक अच्छी बात यहां पर क्या है, डायरेक्ट नंबर में आ जाएगा, वजह कि आर वाला टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि आर यहां पर कैंसिल हो गया। अब एक छोटी सी बात और कर लेता हूं इसमें, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज, क्या मतलब है इसका, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज का। देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप लगा के आता है, तो कितने डिफरेंट पॉसिबल वेज हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो ट्रांजिशन करता है, मैं ये कह रहा हूं कि कितने डिफरेंट पॉसिबल वेज हैं कि उसकी एमिटेड एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर कुछ ऑर्बिट्स बनाऊं आप लोगों के लिए, कि
मान लो कि ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ठीक है ना। और और क्या है, क्या है, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो बहरहाल ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है। अब अगर इलेक्ट्रॉन इनके दरमियान ट्रांजिशन करता है, मिसाल के तौर पे एक इलेक्ट्रॉन यानी 1 2 3 4 5 फिफ्थ ऑर्बिट से जंप लगा के सेकंड में आ जाता है, समझ रहे हो ऐसे। तो अगर ये फिफ्थ से सेकंड में आया तो ये टोटल जो एनर्जी रेडिएट करता है, इसको कैलकुलेट करने के कितने डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कितने डिफरेंट लाइंस इसके बनाए जा सकते हैं। अच्छा एक बात याद रखो, कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन ना तो डायरेक्ट ऊपर, यानी कि जैसे दूसरे ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन सिक्स ऑर्बिट में चला गया, ना तो वो डायरेक्ट सिक्स में जाता है और ना डायरेक्ट सिक्स से वापस आता है। एक एक ऑर्बिट में होकर जाता है, रुक कर जाता है, और एक एक ऑर्बिट में वापस आने के दौरान भी होकर आता है, रुक कर आता है। और उसके एक ऑर्बिट में रुकने का जो टाइम ड्यूरेशन है, अगर आप लोगों को याद हो तो याद करो कि 10 पावर कितना होता है, -8 सेकेंड। इतनी देर तक ना अगर कोई इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, तो यानी मान लो कि यहां पर सेकंड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन पांचवें तक गया हुआ है, तो डायरेक्ट सेकंड से पांचवें तक नहीं गया होगा, सेकंड से थर्ड में गया, थोड़ी देर स्टे किया, वो ये टाइम है स्टे करने का, ठीक है ना। अगर इसको फर्दर एनर्जी मिल गई है जो ऊपर वाले ऑर्बिट के बराबर हो, तो ये जंप करके चला जाएगा, अगर नहीं मिलेगी तो ये यहीं से वापिस आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इलेक्ट्रॉन जाता आता है। अब बताने का मकसद क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पांचवें ऑर्बिट से कहां आ रहा है, दूसरे ऑर्बिट में आ रहा है, तो ये जो आएगा तो कैसे आएगा, पांचवें से पहले चौथे में आएगा, थोड़ी देर रुकेगा, फिर चौथे से तीसरे में आएगा, थोड़ी देर रुकेगा, फिर चौथे से दूसरे में आएगा। अच्छा हम जो ये जो वेवलेंथ निकालते हैं ना, जैसे मान लो ये वाला सीरीज कौन सा हो गया, बामर हो गया, तो फॉर्मूला तो एक ही है, 1/लैम्डा, है ना। 2 और 5 यहां पर लेकर काम कर लोगे, वो एवरेज वेवलेंथ होती है। लेकिन ये अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहे हैं एनर्जी, तो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कहेंगे यार एक मरतबा ये वाली एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर ये वाली कर लेते हैं, फिर ये वाली, फिर ऐसे करते हैं कि ये 5 से 3 तक के टोटल को एवरेज कर लेते हैं कैलकुलेट, है ना। फिर उसके बाद हम कहते हैं 5 से ना मतलब 2 तक के एवरेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट कितने पॉसिबल ऑप्शन है एवरेज एनर्जी को क्या करने के, कैलकुलेट करने के, मेजर करने के। ये असल में इस टॉपिक का मकसद है जो मैं आपको बता रहा हूं, नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस के सेंस में। ये जो हम पढ़ रहे हैं नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस, तो ये जो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस है, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, मैं यहां पर एक चीज बताता हूं, इसका एक फॉर्मूला बताता हूं पहले, कि अगर कहते हैं फर्ज करो कि जैसे मैं, चलो एक छोटा सा एक सवाल ही लिख देता हूं, क्या, फाइंड दी फाइंड दी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस when an electron falls from fifth orbit to सेकेंड ऑर्बिट। चलो सेकेंड पूरा लिख दिया। अब एक बात देखो, यहां पर दो ऑर्बिट है जिसके दरमियान ट्रांजिशन हो रहा है, एक फिफ्थ है और दूसरा सेकंड है। आप इसको ना, जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं, ये फिफ्थ हायर ऑर्बिट है और ये लोअर ऑर्बिट है। आप इसको ऐसे ले लो, कैसे ले लो, N2 और N1। और एक फॉर्मूला याद कर लो, क्या फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ क्या, स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का क्या फॉर्मूला होता है,
तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर N2 क्या है? 5। ठीक है, N2 की वैल्यू क्या है? 5। सही। तो N2 की वैल्यू है 5, N1 की वैल्यू है 2, और ये 5 माइनस 2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताऊं तो आप लोग समझ सकते हो। 5 माइनस 2 कितना हो गया बेटा मेरा? 3। और 5 माइनस 2 प्लस 1 4 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 12/6 टू 6 लाइंस। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन, यहां चलो ऊपर वाले डायग्राम में देखते हैं, कहां गया ये, कहां गया, यहां गया। चलो आ जाए, यहां मैंने बनाया था। देखो, अगर ये मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 और, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कहां कर रहा है? 5 से सेकंड में। एक लाइन तो देखो बेटा मेरा ये पॉसिबल है। दूसरी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? एक तो डायरेक्ट एवरेज निकाल लो। दूसरा पॉसिबल ऑप्शन ये है कि आप पहले 5 से 4 तक के लिए वेवलेंथ अलग कैलकुलेट करो, एनर्जी अलग कैलकुलेट करो, फिर 4 से 3 तक के लिए अलग कैलकुलेट करो, फिर 3 से 2 तक के लिए अलग कैलकुलेट करो। ये 5th और 2 के दरमियान ट्रांजिशन हो रहा है, याद रखो। एक पॉसिबल ऑप्शन क्या है कि आप 5 से यानी कि 3 के लिए कैलकुलेशन करो एवरेज, और फिर 3 से किसके लिए कर लो? 2 के लिए कर लो। एक पॉसिबल ऑप्शन क्या है कि आप 5 से पहले एक 4 वाली कैलकुलेशन कर लो, और फिर 4 से 1 तक की ये कैलकुलेशन कर लो। कितने लाइंस बन गए? अच्छा देखो, तो ये लाइंस कितने बन जा रहे हैं? ये बन जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन मेरा आंसर कितना आया था? 6। वजह क्या है? अब एक बात गौर करो, ये वाली जो लाइन है, गौर करो, देखो, ये वाली लाइन आप नहीं समझते कि 2 मरतबा रिपीट हो गया है? इसको एक काउंट करूंगा, है ना? इसी तरह देखो, ये वाली लाइन 2 मरतबा रिपीट हो गया है, सॉरी, ये वाली लाइन भी 2 मरतबा रिपीट हो गया है। इसको भी मैं क्या करूंगा? एक ही काउंट करूंगा, ये वाली और ये वाली। अब बताओ कि 6 हो गए कि नहीं? लेकिन मसला कब आएगा? अब ऐसी एक बात सुनो और समझो, मसला कब आएगा? मसला उस वक्त होगा, जैसे यहां पर मैं कह देता हूं, एक बात समझाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, बस ऐसे ही सुन लो, एक डिस्कशन है, मैं लिख के कर दे रहा हूं जुबानी के बजाय, कि वो 12 ऑर्बिट से, ठीक है ना, और ट्रांजिशन करता है बेटा मेरा थर्ड ऑर्बिट में। अब नंबर ऑफ लाइंस में कैपिटल एन से एक सिंबल दे देता हूं, N2 माइनस N1। ठीक है, ये फॉर्मूला शॉर्टकट के तौर पे याद कर लेना। सिर्फ एक बात कहने के लिए मैं इतनी कैलकुलेशन कर रहा हूं कि मैं वो बात बोल सकूं। अब अगर मैं ये वैल्यूज पुट करूं बेटा मेरा, Na2 हायर ऑर्बिट का नंबर, N1 लोअर ऑर्बिट का नंबर, ये N2 हायर ऑर्बिट, N1 लोअर, जिन दोनों ऑर्बिट के दरमियान ट्रांजिशन हो रहा है, सही है। और क्या हो गया? चलो, नो इश्यू। अच्छा, क्या है फॉर्मूला? +1 एंड होल डिवाइडेड बाई क्या? 2। अब देखो, ये 12 माइनस 3 बेटा मेरा 9, 12 माइनस 3 9, 9 प्लस 1 10, और डिवाइडेड बाई 2। गौर करो, ऊपर कितना आ गया? वैसे देखो तो 90/245, या 2 5 ये 10 कैंसिल कर दोगे तो 9 5 45। बेटा कितने लाइंस बन रहे हैं? 45 लाइंस बन रहे हैं। अब एक बात बताओ, क्या ये आपके लिए मुमकिन है कि अभी पिछले में जो मैं आप लोगों को नंबर ऑफ लाइंस क्या कर रहा था, मेजर करके दे रहा था, नंबर ऑफ लाइन यहाँ पे, ये वाली जगह पे, हाँ, तो मैं इस तरह से 45 लाइन बना सकता हूँ क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इस तरह से 45 लाइंस बना दूं, है ना? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं? फॉर्मूले से मालूम कर सकता हूं
कि डिफरेंट पॉसिबल कितने ऑप्शंस हैं और ये डिफरेंट कितने लाइंस बन सकते हैं। इसमें इसका भी एक शॉर्टकट और आखिरी एक कॉन्सेप्ट, क्या, इसको ऐसे बता देता हूं, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स, या फॉल्स भी हो सकता है, फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। बस एक आखिरी बात देख लो, मतलब क्या है, मतलब यह है, अभी जो हम पढ़ रहे थे इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन किसी भी, यानी क्या, ऊपर वाले ऑर्बिट से जंप लगा के नीचे वाले ऑर्बिट में आ रहा था, 5 से 2 में, 10 से 3 में, 12 से 5 में, यानी कोई भी दो ऑर्बिट हो सकता था। लेकिन यहां पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से जंप लगा के लोअर में आएगा, यानी 5 से 1 में, 4 से 1 में, 3 से 1 में, हायर ऑर्बिट कोई भी हो सकता है और उसको आना है 1 में। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, याद कर लो कि वो क्या है, वो है n इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ लाइंस कह लो, और ये सिंपल n इंटू n-1/2, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊपर से फर्स्ट ऑर्बिट में आए। ठीक है ना, ये शॉर्टकट याद कर लो। अब यहां पर n क्या है, सिर्फ उस हायर ऑर्बिट का नंबर है। मिसाल के तौर पे अगर इलेक्ट्रॉन कहता है कि वो जंप कर रहा है 5 से फर्स्ट में, 6 से फर्स्ट में, 7 से फर्स्ट में, तो बेटा मेरा यहां पर n की जगह सिर्फ क्या रख देना, हायर ऑर्बिट का नंबर, और मुझे फर्स्ट ऑर्बिट नहीं चाहिए। अच्छा ये कैसे बना, ये भी देख लो, ये जो फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था ना नंबर का, n2 - n1 और अपॉन n2 - n1 + 1 और अपॉन 2। अब यहाँ पे गौर करो, हायर ऑर्बिट जो है उसको मैंने n बोल दिया, यानी ये हायर ऑर्बिट n2 है, मैंने इसको फॉर्मूला बनाने के लिए n बोल दिया, और लोअर ऑर्बिट n1 है, n1 की वैल्यू 1 है, तो ये n-1, ठीक है, और ये n-1 और +1 होल डिवाइडेड बाई 2। मैंने क्या किया, n1 की जगह 1 रखा, क्योंकि ये मुझे पता है कि इनिशियल ऑर्बिट क्या लेना है, इनिशियल फर्स्ट ही लेना है। तो यहां पर क्या हुआ, गौर करो, ये प्लस और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा ना। अब क्या बचा, यहां सिर्फ n बचा और यहाँ n-1 बचा, तो मल्टीप्लाई में n को पहले लिख दूं, ठीक है, मल्टीप्लाई में मैं इस n को क्या कर रहा हूं, पहले लिख दे रहा हूं, और ठीक है, इस n को पहले लिख दे रहा हूं, और n-1 को इसके बाद लिख दे रहा हूं, अपॉन 2। तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला है दूसरा, लेकिन इसकी क्या कंडीशन है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप लगाए कहां, कहां, किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट में, ठीक है, किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट में, बस इनकी जगह उस हायर ऑर्बिट का नंबर रख दें, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बेटा मेरा डेट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर।